people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of first chapter of class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. In this video we will discuss about the atomic theories, atomic mass and molar mass. So let's start. First comes Dalton's atomic theory, which was given in the 19th century by Dalton. Following were the postulates of the theory. मैटर कंस्टिट्यूट्स इन इटसेल्फ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. सभी मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको एटम बोलते हैं. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज. जैसे कि हम पढ़ते हैं फॉर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली डाल्टन ने बोला कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज. किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान एटम न तो नया बनता है न पुराना डिस्ट्रॉय होता है. एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन एवरी रिस्पेक्ट. एक ही एलिमेंट के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी विद ईच अदर इन ऑल रिस्पेक्ट. अलग अलग एलिमेंट्स के सारे एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती. फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन के सारे एटम आपस में एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन के सारे एटम आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन कार्बन के सारे एटम ऑक्सीजन के सारे एटम से बिल्कुल अलग होंगे, उनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं होगी. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट की तरफ से सबसे छोटा पार्ट उसका एटम जाके पार्टिसिपेट करता है. यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा पार्ट यानी कि कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम CO2 बोलते हैं. तो एटम्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एलिमेंट्स. Atoms of different elements combine to form a compound atom. अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड एटम बनाते हैं. जैसे कि कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर के बनाएंगे CO2. तो CO2 का जो एटम बनेगा उसको बोलते हैं कंपाउंड एटम बोलते हैं उसको. और एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो. C प्लस O2 विल गिव CO2. एक C प्लस एक O विल गिव एक CO2. तो 1 1 1 सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में सारे एटम कंबाइन होते हैं आपस में. इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ कमियां भी थी. लिमिटेशंस क्या थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, हेंस गिल-यूसेक्स लॉ वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे सारे लोग एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन जो वॉल्यूम के बेस पर लॉ था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. इसलिए गिल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन एज पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इस थ्योरी में ये भी नहीं पता चल पाया था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज़ अलग क्यों होती हैं. इट डिड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन. ये थ्योरी ओवरऑल ये भी नहीं बता पाई थी कि किसी भी एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के या अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं. जैसे कि O प्लस O विल गिव O2 या C प्लस O2 विल गिव CO2. तो ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं एटम्स आपस में, ये भी नहीं बता पाई ये थ्योरी. इसके अलावा इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग विच रिजल्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. नेचर ऑफ बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन सॉलिड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन लिक्विड्स एंड वेरी वीक इन लिक्विड एंड वेरी वीक इन गैसेस. तो अलग अलग बॉन्डिंग नेचर पे अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर बनते हैं जिनको कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी. तो ये थी 4 लिमिटेशंस इस थ्योरी की. अब क्योंकि पिछली थ्योरी में कुछ कमियां थी, इसलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. अब ये नई जो थ्योरी है इसके पोस्टुलेट कुछ अलग हैं. अकॉर्डिंग टू द न्यू थ्योरी, एटम इज़ नो लॉन्गर इनविजिबल. एटम अब इनविजिबल नहीं है. एटम कैन बी सीन अंडर अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी नेसेसरली सिमिलर. एक ही एलिमेंट के सारे एटम ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हों. जैसे कि पिछली थ्योरी में कहा गया था, डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी एक ही एलिमेंट के सारे एटम ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हों, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मास. अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है. एग्जाम्पल, आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है. तो इसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, वो 18 होता है आर्गन का, 20 होता है कैल्शियम का, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का 40 होता है. तो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है वो सेम है.
Atoms may not always combine in simple whole number ratios. एटम का जो कॉम्बिनेशन है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में हमेशा नहीं भी होता है, जैसे कि H2 प्लस हाफ O2 विल गिव H2O, यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं था, हाफ O2 आया लेकिन कॉम्बिनेशन हो गया। फिर भी उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 2H2 प्लस O2 प्लस 2H विल गिव 2H2 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में H2 प्लस हाफ O2 विल गिव H2 इज ऑल्सो ओके, विच स्टेट्स की it not always combine in simple whole number ratio. Atom is not indestructible anymore. Atom is not the smallest particle in an atom matter. It is not indestructible. अब एटम के अंदर भी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह काफ़ी कुछ मिल गया है, तो इट इज़ नॉट indestructible anymore. It can be broken down into even subatomic particles. This states modern atomic theory. Now comes Avogadro's hypothesis. What was this? Under the similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. सारी gases जो है वो under the same condition of temperature and pressure, यानी कि एक given set of temperature pressure conditions में सारी gases की बराबर volumes में बराबर number of molecule होते हैं। मतलब कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या कोई भी गैस आप ले लो, फ्लोरीन है, नियॉन है, एनी गैस, ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन इक्वल वॉल्यूम्स. किसी भी गिवन सेट ऑफ कंडीशन इन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 लीटर अगर वॉल्यूम लिया है हमने किसी भी गैस का ले लें तो उसमें बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के. ये कहता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस इन वेरी सिंपल टर्म्स. नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है? द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. यानी कि एक C12 कार्बन से कितने गुना भारी है एक एटम किसी दूसरे एलिमेंट का, ये बताता है एटॉमिक मास. The number which indicates how many times the mass of one atom of an element, किसी भी एलिमेंट का कोई एक एटम, कार्बन 12 जो एटम है, कार्बन का आइसोटोप 12 एटॉमिक नंबर वाला कार्बन 12 एटम, उसके एक एटम के मास का 12th पार्ट से कितना भारी है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास. ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कार्बन 12, ठीक, कार्बन 12 का 12th पार्ट यानी कि 1, तो 1 क्या होता है? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, सिंपल. कार्बन 12 का एटॉमिक मास हो गया 12, क्योंकि लिया ही कार्बन 12 था. अब कार्बन 12 का 1/12 क्या हुआ? 1 विच इज़ फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हुआ? 1. अब इसी तरीके से बाकी सबका निकालते हैं, बट कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड. Since most of the elements have isotopes, so their actual atomic masses in the average of atomic mass of is the average of atomic masses of all the isotopes, and hence generally in fraction. अलग एक ही जो कंपाउंड है, एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है. एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं तो मासेस अलग अलग हो गए. लेकिन जो हम एटॉमिक मास लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो वो सारे आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है उसको कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं. इसलिए जो है एटॉमिक मास डेसिमल में होता है मोस्टली. एग्जांपल जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन का 35.5 होता है एटॉमिक मास. क्यों? क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. तो अब वो जितनी अबंडेंस में मिलता है रिलेटिव, उसके कम रिस्पेक्ट में निकालते हैं एवरेज मास विच इज़ 35.5 फॉर क्लोरीन विच वी यूज़ इन स्टैंडर्ड. Average atomic mass is calculated as m1 into r1 plus m2 into r2 plus m3 into r3 upon r1 plus r2 plus r3, where r1, r2, r3 are the relative abundance of the isotopes. यानी कि एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन का. कार्बन के 3 होते हैं आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. ठीक, अब 3 आइसोटोप हो गए. तो कार्बन 12 कितने परसेंट है, यानी कि कोई भी सैंपल में कार्बन का सैंपल लिया, उस कार्बन के सैंपल में से कितने परसेंट
उसका एटॉमिक मास 12 है, कितने परसेंट का एटॉमिक मास 13 है और कितने परसेंट का एटॉमिक मास 14 है, उसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस. रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास. सपोज 10% इज कार्बन 14, 10% is carbon 13 and 80% is carbon 12. तो carbon 12 into 80%, 0.8 suppose, or 100 grams, 80 grams. So 80 into 12 plus 10 into 13 plus 10 into 12, 14 and so on. Upon total abundance which is always 100. इस तरीके से निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास. The average relative mass of the atom of an element as compared to carbon 12 is taken as 12 units is termed as average atomic mass. Average relative mass taken standard of carbon C12 atom is taken as average atomic mass. अब कार्बन 12 का एटॉमिक मास जो एवरेज लेते हैं 12 U विच इज 12 एटॉमिक, उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास. फिर से the average relative mass of the atom of an element as compared to mass of carbon 12 taken as 12 units is termed as average atomic mass. Relative to carbon 12, फिर से जैसा कि पहले पॉइंट में पढ़ा था, कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं, एवरेज को भी कार्बन 12 से ही कंपेयर करते हैं. The quantity of an element in which has its mass in grams equivalent numerically to the relative atomic mass or atomic mass is termed as gram atomic mass. Quantity of an element which has its mass in grams, यानी कि किसी भी एलिमेंट का वो क्वांटिटी जिसका मास इक्वल हो एटॉमिक मास के, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. मतलब कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं डेली, मतलब कि ग्राम्स में मेजर करते हैं मास को, तो 12 ग्राम कार्बन. अब क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास भी एक्चुअली में 12 ही होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट हो गया. सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास इज 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. Why? Because it is equal to its atomic mass. It is gram atomic mass in terms of grams. Atomic mass in terms of grams is gram atomic mass. Next comes molar mass. What is molar mass? Molar mass of an element is defined as mass of 1 mole of that element. यानी कि किसी भी एलिमेंट की 1 मोल क्वांटिटी का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास. अब 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.022 और 23 इंटू 10 पावर 23 एंटिटीज, पार्टिकल्स और एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की 6.022 और 23 2 ले लेते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एंटिटीज ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड 1 मोल. अब उतनी क्वांटिटी का जो भी मास निकलेगा उसको बोलते हैं मोलर मास. एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स पर मोल. दैट मीन्स 6.022 और 23 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वे 32 ग्राम्स. 32 ग्राम पर मोल है, मतलब एक मोल का वेट हो गया 32 ग्राम. सिंपल, ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल. 1 मोल ऑफ कार्बन with oxygen, which is 6.023 into 10 to the power of 23 entities or atoms of oxygen weigh 32 grams. This is mole. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनके काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.